अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैंने पिछले 2 लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर डेफिनेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड और उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही मैंने उसमें डिफ़ाइन किया था बेस वेक्टर्स, बेस वेक्टर के आई जे के की डेफिनेशन बताई थी, और मैंने इसके साथ ये बताया था कि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं तो उस सूरत में आई जे के साथ क्या होता है, और जब हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं तो उस सूरत में आई जे के साथ क्या होता है। आज मेरा जो टॉपिक है ये इक्विलिब्रियम पे है, तो चलते हैं हम इक्विलिब्रियम। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम इस्टेब्लिश करते हैं कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं। एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि से हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है, से इन राइट हैंड डायरेक्शन। तो जैसे ये फोर्स एक्ट करना शुरू होगी तो नतीजा क्या होगा कि ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि ब्लॉक मूव ना करे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके इक्विवेलेंट एक फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, सेम एज दैट वन। दैट मीन्स कि अगर ये से फॉर एग्जांपल 10 किलो न्यूटन की फोर्स है तो हमें इस तरफ भी 10 किलो न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी तरह हमें ये पता है कि अगर से फॉर एग्जांपल एक बॉक्स या एक ऑब्जेक्ट टेबल पे है और हमें पता है कि इस पे इस वक्त 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स तो ये है कि इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो सरफेस का रिएक्शन है ये इसके अपवर्ड एक्ट कर रहा है। ये इसका रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है। और अगर ये ब्लॉक स्टैटिक कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्टिकल रिएक्शन है ये बराबर है इसके वेट के। अब हमने 2 डायरेक्शन में 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। पहली कंडीशन क्या है, इन एक्स डायरेक्शन अगर हम इन दोनों फोर्स को सम करें तो जो फोर्स राइटवर्ड एक्ट कर रही है दैट शुड बी 10 किलो न्यूटन, और जो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ये होगी -10 किलो न्यूटन। सो +10 -10 will be cancelled out and the result is 0। तो हमने इससे क्या नतीजा अख्ज़ किया? नतीजा ये अख्ज़ किया कि sum of all the forces acting in x direction must be 0 if the body is at rest। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या नतीजा अख्ज़ किया? हमने ये देखा कि रिएक्शन इज़ इक्वल टू W। तो अगर हम सम करते हैं R इज़ पॉजिटिव, W इज़ नेगेटिव, दे आर इक्वल, सो रिज़ल्ट इज़ 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन अगर हम सम करते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस
example, then result will be 0. तो हमने क्या नतीजा अख्ज़ किया? हमने नतीजा ये अख्ज़ किया कि इफ़ ए बॉडी इज़ एट रेस्ट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. अभी हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. इसका मतलब द बॉडी इज़ एट रेस्ट, एंड इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट then all the forces acting along x-axis, their sum should be 0, and all the forces acting along y-axis, their sum also should be 0. यानी सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0. इसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अब इसका मतलब ये है कि फिर कोई सेकंड कंडीशन भी होगी, और इसका मतलब ये भी है कि ये दोनों कंडीशंस काफ़ी नहीं हैं, या इन दोनों कंडीशन को अगर हम एक कंडीशन में समेट लें तो हम कह सकते हैं सिग्मा एफ शुड बी इक्वल टू 0. ये हमारी बेसिकली पहली कंडीशन होती है, मगर दिस इज़ नॉट द सफिशिएंट कंडीशन. वो क्यों? अब अगर हम एक ऐसी एग्जांपल ले लें कि हमारे पास कोई फ्लैट बार है और हमने इसको मिड से सपोर्ट किया हुआ है. अगर इसकी एक तरफ हम एक वेट लटका दें तो क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा, ये गिर जाएगा. लेकिन अगर हम इसको स्टेबल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरी तरफ भी इतना ही वज़न लटकाना पड़ेगा. इसका मतलब अगर ये W है तो इसको भी W के बराबर ही लटकाना पड़ेगा. अब यहाँ पे हमें पता है कि कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है. से फॉर एग्जांपल हम एक वेट को मूव करना शुरू करते हैं. इंस्टेड ऑफ हैविंग W एक्टिंग एट दिस, हम इसको कहीं इधर शिफ्ट कर देते हैं नई लोकेशन पे, और इसको यहाँ से हटा देते हैं. तो आपका क्या ख्याल है? स्टिल इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. सेम फोर्स W हमने इधर हटा दिया. कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है. कंडीशन इस तरह सेटिस्फाई हो रही है कि इस पॉइंट पे जो रिएक्शन होगा ये अभी भी इनके बराबर होगा. ये रिएक्शन R जो होगा इट विल बी 2 टाइम्स W, लेकिन still we know that this bar will not be in equilibrium. तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, और इसको हम कहते हैं मोमेंट या टॉर्क. अब मोमेंट क्या चीज़ होती है? मोमेंट है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द लीवर आर्म, और ये दोनों वेक्टर्स हैं. मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंट की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं. मोमेंट को हम कभी कभी टॉ से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी कैन से टॉ इज इक्वल्स टू एफ into the lever arm D.
तो अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि जनाब फ्रॉम सेंटर टू द राइट हैंड साइड दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड फ्रॉम सेंटर टू लेफ्ट हैंड साइड दिस इज 1 मीटर। तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे W को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस सूरत में क्या होगा कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है यानी दिस W multiplied by 2 meter will be equals to anti-clockwise moment which is 2 times W into M। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 times W into M is equals to 2 times W into M। सो एक मोमेंट हमारे पास क्लॉकवाइज है और एक मोमेंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से हमें ये दूसरी कंडीशन इस्टेब्लिश होती है कि क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नॉर्मली हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम इनका सम करें देन दिस सम विल बी 0। तो अब हम कह सकते हैं आवर सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सिग्मा टॉ इक्वल्स टू 0 और समटाइम्स हम इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा m शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स मोमेंट शुड ऑल्सो बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई। पहली कंडीशन ये है कि सिग्मा f इक्वल्स टू 0 जिसके दो पार्ट हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एक कंडीशन है दैट सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट ए पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, यानी सिग्मा टॉ इक्वल्स टू 0 या हम सिग्मा एम इक्वल्स टू 0 कहते हैं। किसी भी पॉइंट पे मोमेंट ले लें उनका टोटल सम 0 होना चाहिए। ये है हमारी बेसिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो लेट्स सी हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैंने इसके लिए एक न्यूमेरिकल सेलेक्ट की हुई है। तो न्यूमेरिकल ये है a 12-feet ladder that weighs 50 pounds rests against a frictionless wall at a point 10 feet above the ground. How much force does the ladder exert? A. on the ground, B. on the wall. तो इसमें हमें क्या करना है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। पहली बात यह है कि द वॉल हैज़ नो फ्रिक्शन। यहाँ पे द वॉल हैज़ नो फ्रिक्शन एट ऑल। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द लैडर विल स्लाइड देयर विल बी नो रेजिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का नहीं है। सो देयर इज ओनली वन फोर्स विच विल बी परपेंडिकुलर टू द वॉल
and that will be acting on the ladder, that is because of the reaction, और इस फोर्स को हमने यहाँ पे F1 कहा हुआ है। अब आ जाए यहाँ पे ग्राउंड पे या फ्लोर सरफेस पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ना हो तो ये लैडर स्टैंड नहीं कर सकती। सो द फ्रिक्शन इज F2x which is acting in opposite direction to prevent the movement, और सरफेस का रिएक्शन है F2y which is acting vertically upward। लैडर का अपना वेट W is acting downward and of course this is acting at the center। हमें यहाँ पे मालूम है कि the total length of the ladder is 12 feet, और ये भी दिया हुआ है कि the ladder is supported by the wall at a height of 10 feet। अब अगर हम यहाँ से L1 निकालना चाहते हैं, of course simple Pythagoras theorem, so let us start this problem। If we apply Pythagoras theorem, so that means 12 square is equal to square of 10 plus L1 square। So this will give me L1 square equals to 144 minus 100, that means this will be equals to 44। So L1 will be equals to under root 44। So under root 44, let us calculate as 6.63। So this value comes out to be 6.63 feet। अब क्योंकि ये लैडर जो है स्टैटिक कंडीशन में है, तो हमें यहाँ पे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी पड़ेंगी, और हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम दो हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एज जीरो, जिसके दो पार्ट है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है सिग्मा एम इक्वल्स टू जीरो और सिग्मा टॉ इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स मोमेंट सिग्मा सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इक्वल्स टू जीरो। अब जनाब ये है कि हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। पहली कंडीशन सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एक्स डायरेक्शन में हमें पता है कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, नंबर 1 and number 2। So in positive x direction F2x, this will be equals to F1। इसी तरह हम कह सकते हैं सिग्मा Fy will be equals to 0। So then our equation will be in upward direction F2y, this is equals to a downward force which is W। So that means we can say directly that F2y equals to 50 pounds। अब हमें चलें F2y की वैल्यू तो पता लग गई, लेकिन अभी भी F2x और F1 की वैल्यू हमें नहीं मालूम। सो
Let us apply the second condition of equilibrium, sigma tau equals to 0, and I want to take this moment about this point. Let us say this point is A. So sigma tau or sigma m about point A equals to 0. और ये हमें पता है कि if we want to take a moment about a point, then all the forces which are passing through this point, their lever arm will be 0 and they will not produce any moment. So F2x और F2y का मोमेंट तो 0 हो गया. अब हमारे पास बाकी बचा एक W which is acting downward. So this force W which is acting downward, it will be acting downward at a distance L1 upon 2 because this is in the middle. So we can say this is clockwise moment minus W into L1 upon 2. This acting downward, so we can say this will be L1 upon 2. So this distance will be L1 upon 2. And this will be equal to F1 multiplied by the lever arm or the distance, perpendicular distance, it will be 10 feet. So this is anti-clockwise, so plus F1 multiplied by 10 and their sum will be equals to 0. Now we can say that W is 50 multiplied by L1 is 6.63 divided by 2 with a negative sign plus 10 times F1 equals to 0. So we can calculate this F1 will be equals to 50 into 6.63 divided by 2 इसको इधर ले आए and this 10 will go in the denominator. So ये हमारा आंसर आ जाता है multiplied by 50 divided by 10 to the 20. So the answer is 16.6 pound. 16.6 pound. So we can say that our answer F1 will be equals to 16.6 pound. And since F2x is equal to F1, so from that equation F2x will be equals to 16.6 pound. Now we have to calculate the resultant force also, which is F2. Pretty simple. Applying Pythagoras theorem, this F2 will be equals to F2x square plus F2y square and of course to the power 1 upon 2. So we can say here that F2x is 16.6 square plus F2y was 50 pound plus 50 square and of course under the root. So the value of F2 comes out to be
52.7 पाउंड। और इसका हम थीटा भी निकाल सकते हैं। हमें पता था कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई, हियर वी विल से एफ टू वाई अपॉन एफ टू एक्स। तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 16.6। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है 50 is divided by 16.6 inverse tangent 71.64 degree. So this comes out to be 71.64 degree, and this theta is from positive x एक्सेस। अब अगर हम इस फिगर को देख लें, सो दिस थीटा इज करेक्ट, सेंस इज करेक्ट एंड आवर आंसर्स आर करेक्ट। तो इससे हमें ये पता लगा कि इफ यू वांट टू अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वी कैन इजीली अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास दो सब कंडीशंस हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एक ही कंडीशन है, दैट इज़ सिग्मा मोमेंट और सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स और सिग्मा एम इक्वल्स टू ज़ीरो अबाउट एनी पॉइंट। तो हम बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सैम्पल प्रॉब्लम मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। अब ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मुश्किल प्रॉब्लम सामने आ जाता है, तो आप मुझे मेल कर दें या कमेंट कर दें, मुझे सेंड कर दें, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा ऑनलाइन। और ये है कि अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आई थिंक यहाँ पे हम अपना वेक्टर और इक्विलिब्रियम का चैप्टर कंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम मोशन पे चले जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि मोशन में न्यूमेरिकल वगैरह कैसे करेंगे, मोशन की मुख्तलिफ डेफिनीशन वगैरह, लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।